नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज हम राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के लिए हिंदी सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली इसी तरह की इम्पोर्टेंट सवालों की क्लास मिलेगी। परीक्षा तक आपके इससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार क्लास को। पहला सवाल देखिए, हिंदी व्याकरण का है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द आपको चूज करना है इन चारों में से। तो तत्सम शब्द पहले तो होते क्या हैं? वे शब्द जो संस्कृत में होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इन चारों में से आपको तत्सम शब्द है वो चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है अश्रु शब्द, बी में है आग, सी में है चीता, डी में है आग। सॉरी, आग दो बार आ गए। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो अश्रु शब्द है, इसे तत्सम शब्द की श्रेणी में रखा जाएगा। बाकी ये तद्भव शब्द है, तीनों ही तद्भव शब्द है, बाकी तत्सम शब्द है अश्रु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, लेकिन हिंदी में उनका रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। हिंदी में आते ही उनका परिवर्तित रूप है वो यूज लिया जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, कृष्ण हो गया, क्षत्रिय, ग्रह, गांठ। तो कृष्ण, क्षत्रिय, ग्रह ये तत्सम शब्द है, जबकि हमें तद्भव पूछा जा रहा है तो ये गांठ शब्द है, ये एक तरह का तद्भव शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, 3, 4, 5 या फिर 6। तो जो संज्ञा होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से 3? तो देखिए, पहली है व्यक्तिवाचक, एक होती है व्यक्तिवाचक, एक होती है भाववाचक और एक होती है जातिवाचक। तो ये 3 टाइप की संज्ञा होती है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो इन चारों में से किस में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन है आप, जिसकी, कोई और क्या। तो इनमें अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है? तो आप देखिए, कोई, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि कोई में अनिश्चय दर्शा रहा है, कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ये जो परोपकार शब्द है इसमें कौन सी संधि है पूछा जा रहा है। तो गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि, या फिर दीर्घ संधि, या फिर व्यंजन संधि। तो परोपकार शब्द है ये पर प्लस उपकार से बना है, पर प्लस उपकार से बना है, और ए प्लस उ मिलकर के ओ हो रहा है, परोपकार ओ हो रहा है। तो ये गुण संधि का नियम है, तो यहाँ पर गुण संधि सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि है वो कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। संधि के प्रकार पूछे तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला सवाल है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है?
दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, और एक होता है दो शब्दों के मेल को। यहाँ पर वर्णों के मेल को पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शन है समास, उपसर्ग, संधि या फिर अव्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वो होता है संधि, और समास जो है ये दो शब्दों के मेल से बनता है। समास दो शब्दों के मेल से बना होता है, जबकि संधि दो वर्णों के मेल से बनी होती है। उपसर्ग तो अलग ही होते हैं। उपसर्ग तो जो किसी शब्द के है वो आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो होते हैं। तो फिलहाल दो वर्णों के मेल से संधि बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है समास में परस्पर किसका मेल होता है। समास के अंदर किसका मेल होता है, तो ऑप्शन है शब्दों का, वर्णों का, ध्वनियों का या फिर वाक्यों का। तो समास के अंदर शब्दों का मेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो वर्णों का मेल है वो संधि के अंतर्गत होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि शब्दों का मेल समास में होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये अंबर, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल है। गगन भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आसमान भी आकाश का पर्याय है। जबकि ये पावक है, ये आकाश का पर्याय नहीं है। तो पावक है, ये किसका पर्याय है पूछा जाए तो ये अग्नि का पर्याय है। अग्नि शब्द का पर्याय है पावक। तो यहाँ पर ये पावक अलग आंसर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर है। बाकी अंबर, गगन और आसमान आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देखिए। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इन चारों में से शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। ऑप्शन है निमित्त, निधि, स्वावलंबन और मध्याह्न। तो पहला ऑप्शन देखिए निमित्त है, ये एकदम गलत है। निमित्त ऐसे लिखा जाता है, निमित्त कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध पूछा जा रहा है तो निमित्त गलत हो गया। निधि शब्द है तो ये निधि भी बिल्कुल गलत है। निधि इस तरह से लिखा जाता है, इसमें दोनों ये मात्राएं ई की ये छोटी होती है निधि, तो ये भी गलत हो गया। स्वावलंबन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकदम सही है। जबकि मध्याह्न भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है तो स्वावलंबन एकदम सही उत्तर हो जाएगा।